प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस कर रहा था मेट्रो सिस्टम एंड इंजीनियरिंग। तो इस सब्जेक्ट में हमने जो है 6 चैप्टर्स तक कवर किए थे और छठा चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा था। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिवेटेड वायाडक्ट। जो वायाडक्ट हमारा होता है, वो हमारा उसका डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं अगर एलिवेटेड वायाडक्ट है तब। तो जो डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शंस होते हैं हमारा एलिवेटेड वायाडक्ट का, वो इन्वॉल्व्स होता है कंप्रिहेंसिव सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू इंश्योर इट्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, सेफ्टी एंड फंक्शनलिटी। तो यहाँ पे हमारा प्रिलिमिनरी जो स्टडीज़ होता है और फिजिबिलिटी एनालिसिस होता है, उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो जो प्रिलिमिनरी स्टडीज़ होता है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं नीड फॉर एलिवेटेड वायाडक्ट टू क्रॉस ऑब्स्टेकल्स लाइक वैलीज, वाटर बॉडीज और अर्बन एरियाज। और ये कंडक्ट करता है फिजिबिलिटी स्टडी को, ताकि हम एसेस कर सके इकोनॉमिक विएबिलिटी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और पब्लिक एक्सेप्टेंस को। साथ ही साथ हम डिटरमाइन करते हैं अप्रॉक्सीमेट अलाइनमेंट, लोकेशन, स्पैन लेंथ बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एंड लॉजिकल कंसिडरेशन। जो जियोग्राफिकल और लॉजिकल कंसिडरेशंस होता है उसमें रूट सिलेक्शंस एंड अलाइनमेंट, इसमें हम स्टडी करते हैं वेरियस रूट ऑप्शंस और चूज करते हैं अलाइनमेंट को कि कौन सा मिनिमाइज होगा और इम्पैक्ट हमारा होगा इन्वायरमेंट पे कम। साथ ही साथ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या हैं और लोकल कम्युनिटीज कहाँ पे हैं, किस तरीके से हमारा आगे काम कर रहा है। जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस, जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस में कंडक्ट सॉइल टेस्ट और जियोटेक्निकल स्टडीज, जो कि हमें एक बेहतर रिजल्ट मिल सके। जैसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को फाइंड आउट कर सके, बियरिंग कैपेसिटी हमारा कितना हो सकता है सॉइल का, वो डिटरमाइन कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि टाइप ऑफ फाउंडेशन किस तरीके का हमारा यूज हो सकता है और उसी के बेसिस पे हम वायाडक्ट को बनाएंगे। फिर हम कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बनाएंगे, यानी बेस्ड ऑन गैदर्ड डाटा, मतलब जो भी हमें डाटा मिलेगा उस डाटा के बेसिस पे हम जो है कॉन्सेप्ट एक प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बनाएंगे वायाडक्ट का, जिसमें कंसीडर करेंगे स्पैन लेंथ को, पियर लोकेशंस को और सुपर स्ट्रक्चर टाइप को, जैसे गिडर, आर्क, केवल स्टेड क्या होगा वो। फिर परफॉर्म करेंगे बेसिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस को टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी, है ना। स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी को इंश्योर करते हुए स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है हम करेंगे। देन फिर हमारा जो है एक डिटेल्ड स्ट्रक्चरल एनालिसिस होगा और डिज़ाइन होगा, जो कि रिफाइन द प्रिलिमिनरी डिज़ाइन यूजिंग एडवांस्ड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो कि सॉफ्टवेयर पे हमारा किया जाएगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि लोड सिनेरियोज अलग अलग केसेस में कितना आ सकता है, जैसे डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सीस्मिक लोड, कौन सा लोड किस सिनेरियोज में कितना हमारा एक्ट हो सकता है। वो सॉफ्टवेयर से जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे उसमें हमें पता चलेगा, जिससे हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि जो डायमेंशन होगा स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का, जैसे बीम, पियर, अब्यूटमेंट्स, उसका डायमेंशन क्या हम रखें और
डायमेंशन में हमारा लेंथ विड्थ और हाइट भी आ जाता है, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से ये एनालाइज कर पा सके कि हम अगर ये डायमेंशन रखेंगे लेंथ विड्थ और हाइट तो हमारा सेफ्टी बना रहेगा और इफिशिएंट भी हमारे लिए जो है ये आपका होगा। ओके। इन्वायरमेंटल रेगुलेटरी अप्रूवल्स, ऑब्वियसली जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शंस काम करते हैं, किसी भी साइट पे काम करने जाते हैं, तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जरूरी है कि भाई हम जो काम करने जा रहे हैं उससे इन्वायरमेंट पे किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट जो है नहीं पड़ने वाला और नहीं पड़ रहा है। हम आगे और बेहतर काम करेंगे और ऐसा काम करेंगे कि इन्वायरमेंट पे किसी तरीके का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो उसको लेकर क्लियरेंस, परमिट, अप्रूवल फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज और स्टेक होल्डर्स आपका होगा। इसके अलावा एड्रेस करेंगे कंसर्न रिलेटेड टू नॉइज, एयर क्वालिटी, वाटर बॉडीज, वाइल्ड लाइफ हैबिट्स। अगर कोई अफेक्ट हो रहा है तो उसके बारे में हम रिलेटेड कंसर्न से देखेंगे कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। अगर दिक्कत आ रहा है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। फाउंडेशन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन जियोटेक्निकल डाटा, डिजाइन फाउंडेशंस जैसे पाइल फाउंडेशन, केजन फाउंडेशन या स्प्रेड फुटिंग कौन सा हम कर सकते हैं फॉर वायाडक्ट पियर के लिए, वो जियो टेक्निकल डाटा जो हमें मिलेगा उसके बेसिस पे करेंगे। क्योंकि जियो टेक्निकल डाटा से हम ये पता लगा पाएंगे कि जो सॉइल पे हमें कंस्ट्रक्शन काम करने हैं उस सॉइल पे कितना लोड हमारा जो है सह सकता है। कंस्ट्रक्शन फाउंडेशंस बाय एक्सकेवेटिंग, installing reinforcing elements and pouring concrete. Pier and abutment constructions. Pier and abutment constructions. Construct the pier and abutments according to the approved design, और जो फॉर्म वर्क है वो हम अच्छे से उसमें इरेक्ट करेंगे यानी लगाएंगे, प्लेस करेंगे रेनफोर्समेंट को और कंक्रीट पोरिंग करेंगे। कंक्रीट पोरिंग मतलब कंक्रीट से उसको भर देंगे तो हमारा पियर जो है बनकर तैयार हो जाएगा जो कि वर्टिकल सपोर्ट देगा। सुपर स्ट्रक्चर इरेक्शंस, जब हमारा पियर तैयार हो जाएगा तो उसके डिजाइन किस तरीके का है उसके बेसिस पे हम जो है लिफ्ट और प्लेस करेंगे प्रीकास्ट या प्री फैब्रिकेटेड सेगमेंट्स को ऑफ द वायाडक्ट सुपर स्ट्रक्चर्स का। फोरकास्ट इन प्लेस कंस्ट्रक्शंस, इरेक्शन वर्क या इरेक्शन फॉर्म वर्क, पोजीशन रेनफोर्समेंट एंड पोर कंक्रीट इंक्रीमेंटली, है ना। मतलब पोर किस तरीके से हमें जो है फॉर्म वर्क रखना है ना, रेनफोर्समेंट का पोजीशन क्या होगा, ये तमाम चीजें हमें कैसे पता चलेगा जब हमारा पियर जो है बनकर तैयार हो जाएगा। देन उसके ऊपर हमें जो सुपर स्ट्रक्चर रखना है उसके लिए हम डिसाइड करेंगे पियर के डिजाइन के बेसिस पे। अगर हमारा जरूरत पड़ता है, अप्लीकेबल होता है, तो हम एक सिगमेंटल कंस्ट्रक्शंस भी कई बार करते हैं जिसमें असेंबल करते हैं प्रीकास्ट सिगमेंट्स ऑन साइट और कंक्रीटिंग करते हैं उसको विद पोस्ट टेंशनिंग केबल के साथ एंड अदर भी मेथड्स होते हैं। कुछ कंडीशंस में होते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब पियर हम बनाते हैं तो उसका हाइट जो है हमें बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। तो जब हाइट बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है तो एक बार में उस पूरी हाइट को कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल होता भी है तो जो फॉर्मवर्क हम लगाते हैं वो फॉर्मवर्क से वो फॉर्मवर्क निकलने की जो है डर होता है। तो उस कारण से हम सिगमेंटल मतलब एक सिगमेंट बाई मतलब पहले इतना कास्टिंग किए, फिर इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे, मतलब एक सिगमेंट बाई सिगमेंट जो है हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और अचीव करते हैं एक सीमलेस वायाडक्ट को बाय प्रिसाइज अलाइनमेंट एंड पोस्ट टेंशनिंग ऑफ सेगमेंट्स को। इंस्टॉलेशन ऑफ बियरिंग एंड एक्सपेंशन ज्वाइंट,
इंस्टॉल करते हैं बियरिंग एट अप्रोप्रिएट पॉइंट्स टू अलाउ कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ द वायर डक्ट ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन एंड लोड वेरिएशंस। इनकॉर्पोरेट करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट को ताकि हम एकोमोडेट कर सकें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, माने बिना स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज किए हुए हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस के साथ एकोमोडेट करके हम क्या करते हैं, कोई भी जो स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं तो उस पर रखते हैं। फिर हम डेक का कंस्ट्रक्शन करते हैं। डेक का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें पोर और फिनिश डेक का सरफेस जरूरी है, क्योंकि उसमें हम रेनफोर्समेंट कंक्रीट करते हैं, है ना। मतलब पहले रेनफोर्समेंट करते हैं, फिर हम उसमें कंक्रीट भी जो है आपका डालते हैं। उसके बाद आता है सेफ्टी फीचर्स एंड एस्थेटिक्स, है ना। सेफ्टी फीचर्स और एस्थेटिक, मतलब एस्थेटिक का मतलब होता है अपीयरेंस, उसका दिखने में अच्छा लगे, और सेफ्टी फीचर्स मतलब जिससे हम बच सकें, जैसे इंस्टॉल करेंगे बैरियर्स, लाइटिंग सिस्टम और सिग्नेज, ताकि यूजर सेफ्टी के साथ मूव ऑन कर सके। यूजर्स का मतलब कि जो भी बंदा वहां पे काम कर रहा है उसको सेफ्टी में ध्यान रखना है। और एस्थेटिक्स में हमारा उसका जो अपीयरेंस है, मतलब बाहरी जो लुक है, फिजिकल जो लुक है उसका, जैसे बोल हम लोग क्या है, एक इंसान है ना, एक इंसान है, ठीक है। अब जो फीमेल हैं वो भी इंसान है, जो मेल हैं वो भी इंसान है, और जो ट्रांसजेंडर हैं वो भी इंसान है। लेकिन आप इन तीनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि भाई ये जो है एक लड़का है, एक लड़की है और एक ट्रांसजेंडर है, ठीक है। उसी तरीके से मान कर चलो कि 4 लड़के अगर खड़े कर दिए जाएं आपके सामने, तो उन 4 लड़कियों को भी जो है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कैसे? तो उनके कलर के बेसिस पे, है ना, उनके हाइट के बेसिस पे। तो कलर और हाइट के बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। या फिर आप एक ही ऑफिस में हो, मानकर चलो कि आप एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो, चलो काम नहीं कर रहे हो, आप एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपके ही कॉलेज में जो है 4 ईयर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो चारों ईयर के लिए अलग अलग ड्रेस कोड होते हैं, है ना, अलग अलग ड्रेस कोड होते हैं। तो उस ड्रेस कोड के बेसिस पे आप क्या बोलते हो कि ये फर्स्ट ईयर का बंदा है, ये सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है, ये फोर्थ ईयर का है ना, ड्रेस कोड से। और अगर आप एक ही ईयर में हो, मान के चलो सभी के सभी फोर्थ ईयर में ही हो, तो उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो? तो उसमें डिफ्रेंशिएट करते हो उसके नाम से, है ना, कि भाई इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। अब मान के चलो कि दोनों कुछ पर्सन ऐसे हो जाएं, एक 60 स्टूडेंट होते हैं जनरली एक कॉलेज में, एक ब्रांच में, तो मानकर चलो कि 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप क्या डिफ्रेंशिएट करते हो? उसके नाम से। और चलो नाम कॉमन अगर आ जाता है तो आप डिफ्रेंशिएट करते हो कि वो छोटा है या बड़ा है, या फिर उसका रंग से कि सांवला है, गोरा है, काला है। तो उसी तरीके से एस्थेटिक्स माने अपीयरेंस कैसा हमारा होगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार कंस्ट्रक्शंस कर रहे होते हैं तो वाइब्रेशन वाइब्रेटर का यूज नहीं करते हैं, है ना, तो कंक्रीट में हनीकॉम्ब बन जाता है, तो वो अपीयरेंस हमें बेहतर नहीं दे पाता है, वहां से हमारा अपीयरेंस जो है कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो वो चीजें जो है हमारा आ जाता है। ओके, तो अपीयरेंस भी जरूरी है। उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग, है ना। क्वालिटी कंट्रोल में सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि जो भी कंक्रीट से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारा सही हो, ऑथेंटिक हो, प्लस हम उस पर कोशिश करते हैं कि सीमेंट का क्वांटिटी, वाटर का क्वांटिटी, एग्रीगेट का क्वांटिटी, जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर हो, यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो,
और उससे कलर अपीयरेंस जो हमें सही मिले, क्योंकि कलर अपीयरेंस सही मिलेगा तो क्वालिटी हमारा सही रहेगा। क्योंकि कई बार आप साइट पे काम करोगे तो आप कंक्रीट के कलर से पता लगा सकते हो कि कंक्रीट का क्वालिटी हमारा कैसा है, क्या क्वालिटी खराब है या क्वालिटी सही है। कई बार कंक्रीट के कलर से चेक कर लेते हैं फिर भी स्ट्रक्चर जो है हमारा फेल होता है, तो उस कंडीशन में हम टेस्ट करते हैं कई सारे, जैसे क्यूब टेस्ट करते हैं, रिबाउंड हैमर टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट करते हैं, है ना। तो कई तरीके का टेस्ट भी हम कंडक्ट करते हैं ताकि हम किसी भी स्ट्रक्चर्स का लोड कैरिंग कैपेसिटी से कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर्स फेल हो रहा है तो लोड जितना लेना चाहिए उतना लोड वो कैरी नहीं कर पाएगा, तो ये चीज जो है हमें ध्यान में रखना रहता है। उसके बाद कमीशनिंग एंड हैंडओवर, हमें एक टाइमलाइन दिया जाता है कि भाई इस डेट तक आपको ये कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट कर देना है और उसके बाद उसको हैंड ओवर करना रहता है। हैंड ओवर करने के बाद हम मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग भी करते हैं, है ना, कि टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करनी पड़ती है, इंस्पेक्शंस करना पड़ता है कि कहीं हमें पे रिपेयर या अपग्रेड करने की जरूरत तो नहीं है। हैंड ओवर का मेन मकसद होता है, जैसे हम ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज बना रहे हैं तो पब्लिक यूज के लिए ओपन कर देंगे या ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को हम सौंप देंगे कि भाई अब आप इसके ऊपर मेट्रो जो है चला सकते हो। जैसे अभी पटना मेट्रो का आप कंडीशन देख रहे होगे कि जो है ट्रायल चल रहे हैं, बट अभी फाइनली जो है मेट्रो चलना स्टार्ट नहीं हुआ, बट आपका जो है ट्रायल रन चलना स्टार्ट हो गया। तो वो अभी क्या है, कमीशनिंग का जो डेट दिया गया था वो दे दिया गया, अब हैंड ओवर कर दिया गया ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को। अब वो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट सोचेगा कि हम भाई पब्लिक यूज के लिए कब उसको ओपन कर दें। हाँ, ऐसे एक्चुअली पूरा नहीं हैंड ओवर मतलब कमीशनिंग कर दिया गया है, बट ट्रायल के लिए जो है ओपन कर दिया गया। तो ट्रायल चल रहा है अभी, बहुत सारे रूट्स हैं पटना मेट्रो का जो अभी बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फेज में है, तो उस पर अभी काम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये तमाम पॉइंट्स के बारे में जो है मैंने आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ पे पिक्चर्स में आपको जो है एक छोटा सा पिक्चर से आपको जो है डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे ये डिटेल है पियर स्ट्रक्चर्स का, है ना, ये डिटेल्स है पियर स्ट्रक्चर्स का। तो डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये आपका पाइल हो गया, ये पाइल कैप हो गया। पाइल कैप जो है कई सारे पाइल को कंबाइन करके जो है पाइल कैप बनाया जाता है। उसके बाद ये क्रैश बैरियर बनाया गया है इस तरीके से, ताकि हमारा पाइल जो है सेफ रह सके, क्योंकि ज्यादातर पाइल जो है यहीं पे हमारा डैमेज होता है क्योंकि लोड हमारा लगता है उसके कारण से। और ये हमारा जो है पियर हो गया, ये पियर कैप हो गया, ये अप स्टैंड या पेडेस्टल जो कि सेस्मिक अरेस्टर ऑफ स्पैन्स हो गया, और ये सिगमेंट स्पैन्स हो गए। ये आपका जो पियर कैप के ऊपर का जो स्ट्रक्चर्स है ये आपका सुपर स्ट्रक्चर्स है, और जो पाइल से लेकर पियर कैप तक का जो स्ट्रक्चर्स है वो सब स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत आता है। ओके, तो ये जो है पिक्चर्स के माध्यम से भी जो है चीज़ों को मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बाकी अगर कोई भी डाउट्स रखता है ना, कोई भी कन्फ्यूजन्स आपका रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिए, ताकि हमें ये लगे कि हाँ आप जो है अ, इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, है ना, इस चीज़ में आप जो है सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं और भी कई सारे वीडियोस आएंगे, क्योंकि चैप्टर 6 लंबा चैप्टर्स है तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट अपना काम चल रहा है, ऑन प्रोसेस है, चल रहा है। तो आप लोगों को यहाँ से जो है डेफिनेटली जो है मदद आपको मिलेगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।